नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 48 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 39वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बेसिक शिक्षा योजना के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें आपके जो सीटेट के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक शिक्षा योजना के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वहां से भी आपके सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बात करें दोस्तों बेसिक शिक्षा योजना के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसको और अन्य नामों से भी जाना जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप बेसिक शिक्षा योजना के बारे में पढ़ के गए हैं और आपको ये अन्य नाम नहीं मालूम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये कंफ्यूज कर देगा और आपके उत्तर भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। यहां से आपका एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बेसिक शिक्षा योजना को और हम किन अन्य नामों से जानते हैं। आपको 4 विकल्प दे देगा, 3 में आपको ये सारे नाम दे देगा और एक अन्य नाम दे देगा, तो वहां पर आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। बात करें बेसिक शिक्षा योजना के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसे वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, नई तालीम और बुनियादी तालीम, इन सभी नामों से बिल्कुल जाना जाता है। बात करें इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि वर्धा योजना यानी कि बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने हरिजन में अनेक लेख लिख करके शिक्षा की खामियों को दिखाया तथा वर्धा में अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कर इस सम्मेलन में शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसे हम वर्धा योजना या फिर हम बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ये याद करके बिल्कुल रखना है कि इसके जो प्रतिपादक है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे और इन्होंने अक्टूबर 1937 में जो एक सम्मेलन हुआ था उसी में इस शिक्षा योजना को बिल्कुल तैयार किया हुआ था, जिसे हम वर्धा योजना या फिर कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा योजना या फिर कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे तरीके के विचार प्रस्तुत किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि निम्न प्रकार है। उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से पढ़ें तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पॉइंट्स बिल्कुल लिख लिए। अब दोस्तों ये जो पॉइंट्स है आपको डायरेक्ट आपके सीडीपी के पेडालॉजी वाले सेक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, तो इन्हें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है और बिल्कुल रट जाना है, क्योंकि यहाँ से एक एक लाइन आपके जो पेडालॉजी के सेक्शन में पूछे जाने वाले हैं। बात करें नंबर 1 पर, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस योजना में जो है कहीं न कहीं इस बात पर चर्चा की गई थी कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जबकि नंबर 2 पर दोस्तों देख सकते हैं कि बालकों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास भी इस योजना के तहत बिल्कुल प्रकाश में आया था। यानी कि इस पर भी जोर दिया गया था कि कहीं न कहीं बालकों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास हो सके। नंबर 3 पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा में हो, यानी कि मातृभाषा में उसकी स्थानीय भाषा जो है, उसकी क्षेत्रीय भाषा जो है, उसमें शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल मुहैया कराया जाए, ताकि बच्चा जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सके। नंबर 4 पर देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में अभिरुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि आपका होगा सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बुनाई होगा, पेंटिंग होगा, ये सारी चीजें भी बिल्कुल कहीं न कहीं छात्रों को मुहैया कराई जाए उनकी स्थानीय, उनकी मातृभाषा में, ताकि बच्चा इनके बारे में बिल्कुल सीख सके, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा को भी प्राप्त कर सके। नंबर 5 पर आप देख सकते हैं कि कृषि एवं हस्तशिल्प की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर कहीं न कहीं कृषि और हस्तशिल्प की शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगा तो कहीं न कहीं उसकी जो आजीविका है वो हो सकती है कि अच्छे तरीके से न चल पाए। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल जोर भी दिया गया। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने सीटेट के पेपर को उठा करके देख लीजिए, पेडालॉजी के सेक्शन में या फिर विषय वस्तु के सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। बात करें दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हम संक्षिप्त रूप में OBB यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते भी हैं। इसकी स्थापना जो है 1986 या फिर 87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। यानी कि जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षक सामग्री, जैसे कि आपका खिलौना हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, चटाई हो गया, पुस्तकें हो गई, गणित हो गई, किट हो गई आदि जो है वो उपलब्ध कराना इसका जो कार्य था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाने का मुख्य जो उद्देश्य था यही था कि कहीं ना कहीं बच्चे को ये सारी चीजें बिल्कुल जो शिक्षण सामग्री है उनको मुहैया कराई जाए और आसानी तरीके से बच्चों को मुहैया कराई जाए। अब
दोस्तों वहीं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आई थी उसकी कुछ विशेषताएं भी, उनके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्कूल में 2 कमरा, 1 बरामदा तथा 2 शिक्षकों का होना जरूरी है, जिसमें 1 महिला शिक्षक हो। यानी कि इसकी एक विशेषता भी थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ये बिल्कुल व्यवस्था की गई थी कि जो स्कूल है उसमें कम से कम 2 कमरा और 1 बरामदा हो तथा उसमें 2 शिक्षक निश्चित ही रूप से हो, जिसमें 1 महिला भी होनी चाहिए। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर 2 पर स्वच्छ हवा और खुला वातावरण, यानी कि विद्यालय का जो आसपास परिवेश है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं स्वच्छ हवादार होना चाहिए, उसका खुला वातावरण होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, विद्यालय में सफाई होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल ध्यान देने वाली हैं, इनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया, इसका भी ये एक मुख्य उद्देश्य था। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 3 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्कूल में उचित साधन का होना जरूरी है, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि कहीं न कहीं विद्यालय में बच्चों के लिए उचित साधन भी मुहैया कराए, यानी कि बच्चे के लिए जैसे मान लीजिए पीने योग्य स्वच्छ जल हो गया, या फिर शौचालय की व्यवस्था हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके आसपास सफाई के लिए जो उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था हो गई। ये सारी चीज़ें मुहैया कराना भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का एक मुख्य उद्देश्य था। तो आपको ये भी याद करके रखना। आगे आप देख सकते हैं कि स्कूल में 2 शौचालय का होना जरूरी है, जिसमें एक लड़कों के लिए तथा दूसरा लड़कियों के लिए। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि इस स्कूल की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कहीं न कहीं बच्चों को उनके लिए बिल्कुल शौचालय मुहैया कराएं, और ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था उसका भी कहीं न कहीं मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को ये सारी चीजें बिल्कुल उपलब्ध कराई जाए। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो किस शिक्षा नीति के सुझाव पर बिल्कुल तैयार किया गया था। क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, तो कहीं न कहीं आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लेगा और ऑप्शन में आपको दे देगा कि नई शिक्षा नीति 2020, तो कहीं न कहीं आप उत्तर को बिल्कुल गलत कर देंगे। तो आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत बिल्कुल लाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे, यानी कि जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे, क्योंकि समय के साथ संशोधन बहुत ही जरूरी है। तो इसमें जो संशोधन किए गए थे वहां से भी आपके सीटेट एग्जाम में आप बार बार क्वेश्चन बन जाते थे। वो संशोधन क्या हुए थे, अगर हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1992 में आपका पहला संशोधन हुआ था। यानी कि इसमें यह संशोधन हुआ था कि इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि स्कूल में 2 कमरों की जगह 3 कमरा तथा 2 शिक्षकों की जगह 3 शिक्षक होने चाहिए। यानी कि जैसा कि पहले जब ये आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि 2 कमरा, 1 बरामदा तथा 2 शिक्षकों का होना जरूरी था। लेकिन अब इसमें कहीं ना कहीं 2 कमरों की जगह 3 कमरा और 2 शिक्षकों की जगह 3 शिक्षक होने चाहिए। ऐसा संशोधन बिल्कुल 1992 ईस्वी में किया गया था। तो कभी कभी आपसे संशय क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको इसे भी नोट डाउन करके रखना है, बिल्कुल याद करके रखना है। दूसरा जो आपका संशोधन था वो 1993 से 94 ईस्वी में आया था। कभी कभी आपको किसी बुक में या फिर आपके सीटेट के पेपर में 1993 देखने को मिल जाता है, कभी कभी 1994 देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर, जो कि पहले प्राथमिक स्तर पर था, तक बढ़ाया गया। यानी कि इसको अब उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6, 7, 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल अपनाई गई हैं। जो कि पहले आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए चीजें मुहैया कराता था। इनका मुख्य उद्देश्य था जो कि किट उपलब्ध कराना, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 6 से 8 तक के यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए भी हो गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपकी बेसिक शिक्षा योजना थी उसके बारे में हमने आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल बता दी हैं, और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड थी उसके बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार तरीके से बता दी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको चीज़ें एक बार में अच्छे से समझ में ना आई हो तो आप इसे 2 बार 3 बार देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, एग्जाम के समय देख लीजिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी एक भी गलत नहीं होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो अपनी कल की क्लास होने वाली है वो कहीं ना कहीं बुद्धि के बारे में होने वाली है, यानी कि इंटेलिजेंस के बारे में होने वाली। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि बुद्धि के बारे में भी मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल लिख ली हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको कल की क्लास में देखने को मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब हम कल की वीडियो को अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो भी अधूरी रह जाएगी, और आप इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी, बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।